नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की सरकारी समितियों के कर्मचारियों का प्रांतीय संगठन के द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन जारी रहा। मंकी के घेराव के उपरांत और अधिकारियों से वार्ता उपरांत बात करने के बाद आज 2000 से अधिक कर्मचारी निलंबित में जमा होकर अपने मुंडन करा रहे हैं। प्रांत अध्यक्ष BS चौहान ने बताया कि इसके बाद भी यदि मांगे नहीं मानी गई तो 25 तारीख के निर्देश पर जिला स्तर पर काम बंद आंदोलन आरंभ किया जाएगा और अधिक से अधिक उग्र आंदोलन किए जाएंगे। महासंघ के आह्वान पर 1 अप्रैल को प्रदेश के लगभग 55,000 कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। महासंघ ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, हम सब बिना सरकार हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की, भारत माता की। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल। सर, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि मुंडन करवाना पड़ा? हमारे हिंदू धर्म में मुंडन कराना बहुत बड़ा महत्व है जी। जब घर में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो मुंडन कराते हैं। कि आज आप सबने सार्वजनिक पार्क पहुँच कर मुंडन कराया, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी जो समस्या है जो अपना सर का ताज आपको नीचे उतारना पड़ा? हम सभी सहकारी कर्मचारी हैं और कई वर्षों से हम लोग सहकारी संस्थाओं में काम करते हैं। हमारे साथ सरकार झूठे आश्वासन, झूठी घोषणाएं, पागल बनाना, हम लोगों को गुमराह करना और लास्ट में सरकार हम लोगों को सिवाय झुंझुना के कुछ न देने के, इसलिए हम लोग मुंडन कराने की नौबत आई। हमने बाहर भी सरकार को त्याग दी अपने, और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पे महा आंदोलन भी करेंगे, इस्तीफा भी देंगे नौकरी से, जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी। हमारी प्रमुख मांग है कि संस्था के समस्त कर्मचारियों को जब शासन की हम महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित करते हैं, चाहे वो PDS का कार्य हो, चाहे वो उपार्जन का कार्य हो, चाहे ऋण वसूली का हो, चाहे ऋण वितरण का हो, फिर भी सरकार हम लोगों की बात, हम लोगों की मांग कमीशन बेस पे काम कराती है। हम लोग कमीशन बेस पे अब काम नहीं करेंगे। हमें तो शासन से शासकीय कर्मचारियों की बात वेतनमान चाहिए। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमने विभागीय मंत्री से पिछली साल फरवरी 2021 में आंदोलन किया था। 15 फरवरी 2021 को माननीय सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी के बंगले पे हमारा समझौता हुआ था, जिसमें लिखित में माननीय मंत्री जी ने लिख के दिया था 45 दिन में तुम्हारी जो मांग है उसको पूरी कर दी जाएगी। क्या वजह है जिसको सरकार आपकी बात मानने तैयार नहीं? वजह ये है, जो सरकार 25,000 रुपये में काम कराना चाहती है, 5-5 हज़ार रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है ये 5,000 में ही काम करती रहे। इस प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन का असर क्या 2023 में सरकार को भी भुगतान करना पड़ेगा? अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो 2023 में हम सरकार के खिलाफ मतदान भी करेंगे। हम वो कर्मचारी हैं, गरीब किसान, जो गरीब लोग हैं, उनको 1 रुपये किलो का माल घर घर पहुंचाते हैं। कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने, हमारे भाइयों ने ग्रामीण अंचल में रहकर अपने और अपने परिवार की चिंता न करते हुए भी 1 रुपये का माल खाद्यान्न का वितरण किया। PMY का जो प्रधानमंत्री द्वारा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिली ट्रेड आरक्षक। मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे ट्रेड आरक्षक कई जगह निवेदन कर चुके हैं, नहीं हो पा रही है किसी की प्रकार की सुनवाई। ट्रेड आरक्षकों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश पुलिस के आरक्षक, ट्रेड के आरक्षक, GD में सिविलियन की, GOP की
5793 प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ कराए जाने का आवेदन दिया है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर भारी संख्या में पहुंचे ट्रेड आरक्षक ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हो रही समस्या से अवगत कराया और हो रही समस्या का आवेदन दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आवेदन लेकर उन्हें जल्द ही समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। आज आप लोग गृह मंत्री जी के बंगले पर क्यों आए थे? हम माननीय जी से मंत्री महोदय से निवेदन करने आए थे। मध्य प्रदेश में जो ट्रेड आरक्षक का संविलियन 2013 से बंद है उसके संबंध में ज्ञापन देने आए थे। और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में संविलियन प्रक्रिया चालू है। 2013 से मध्य प्रदेश में संविलियन प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी गई, जिसको चालू करने की फाइल लगातार 2016 से चल रही है, जिसका अभी तक गृह मंत्री जी के पास हम 2-3-4 बार आ चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश से हम लोग आए हैं, सम्मिलित हुए हैं सभी लोग। तो सब लोगों के हर बार की तरह इस बार भी मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है। और अभी आपकी मेन समस्या क्या है? मेन समस्या हम लोगों की ये है कि हम लोग ट्रेड आरक्षक हैं। हम लोगों का 5 साल बाद नौकरी होती थी, इस पर हम लोगों का जीडी में संविलियन कर लिया जाता था, लेकिन वर्ष 2013 में यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये प्रक्रिया पुनः चालू की जाए, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के समस्त ट्रेड आरक्षकों का सम्मान, जो असमानता अपनी महसूस कर रहे हैं, वो सम्मानजनक जीवन जीने की। अच्छा, आप यहाँ 4th-5वीं बार आए हैं यहाँ पे, तो अभी तक क्या कोई भी आश्वासन दिया नहीं था? आज क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? आश्वासन माननीय जी ने हमेशा दिया, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। पिछले 2 वर्ष से लगातार आ रहे हैं, लगभग 5-6 बार आ चुके हैं। लगभग मध्य प्रदेश के सभी लोग आते हैं, सब इकट्ठा होते हैं। ये जो आपके सामने खड़े हैं सभी लोग, ये पूरे मध्य प्रदेश आज भी आश्वासन दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी क्या? हो सकती है, लगता तो है उनके हाव भाव से, उनकी बात करने से लगा है कि हो सकता है कुछ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का कोई प्लान है आपका? फिर से प्रयास करेंगे आने का, माननीय, क्योंकि हम लोग पुलिस विभाग की प्रक्रिया से बंधे हुए हैं, इसलिए हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई बेसिक धरना दे नहीं सकते हैं। इसी कारण हम लोग क्या से गुजारिश कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसा बस। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर्विस भी प्रमोशन बहुत की पुरानी हो प्रक्रिया गई भी है, स्पष्ट मतलब नहीं की गई है। 2007, 2004 से लेके 2002 से लेके लोग हैं, अभी तक उनका ना प्रमोशन हुआ है, आने वाला था, उस समय प्रक्रिया बंद हो गई थी। मेन क्या समस्या है आपकी? मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित। उस समय 2013 में मेरा नंबर 13वां नंबर तो किस प्रकार से प्रताड़ित है? लेकिन 2013 में 13वें नंबर पे ही जीओपी डाउन हुई। मैं 2007 का भर्ती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। इसकी मेन समस्या तो ये है कि आप प्रमोशन जीवन भर होगा आपका, लेकिन आपका कार्य नहीं बदलेगा। आप वही कार्य करते रहेंगे जो आप भर्ती होते समय कर रहे थे, चाहे आप रिटायरमेंट हो जाएंगे उस तक। बल्कि आज सिविल डिपार्टमेंट में देखा जाए, चपरासी भी अगर भर्ती होता है तो वो बाबू बन जाता है और भी बड़े पदों पे जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आप जिस पद पे भर्ती हुए हैं उसी पद से आपको रिटायरमेंट होना है। ये आपकी प्रक्रिया, चाहे आप 2 स्टार लगा लो, चाहे 1 स्टार लगा लो, चाहे आप हवलदार बन जाओ, काम वही करना। वर्क सेम रहेगा। आप प्रमोट भी होते रहेंगे, लेकिन वर्क आपका। अच्छा, आपने डीजीपी को भी दिया था क्या लेटर? को दिया था लेटर, उन्होंने भी हमको। अभी नए डीजीपी आए सक्सेना साहब। सक्सेना साहब से सर अभी हमारी कोई मुलाकात हुई ना, हमने उनसे कोई बात करी। और हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमसे मिलते नहीं, कभी हम जाते हैं मिलने तो हमसे बल्क में मिलने का मना करते हैं, बोले एक करके आओ। क्यों एक मिलने का कारण क्या है भाई? सब लोग क्यों नहीं जा सकते मिलने? पुलिस विभाग का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत हम लोग बंधे हुए हैं, इसलिए हम उनसे इससे सवाल नहीं कर सकते। खुल के रोडों पे नहीं आ सकते। खुल के रोडों पे नहीं आ सकते, बल्कि उनके साथ जाने सकते। आज हम PHQ जाने की जगह हम आज गृह मंत्री जी के पास आए हैं, क्योंकि हमारा विभाग के मुखिया DGP सर हैं। चूँकि हम उनके पास जा सकते थे, लेकिन हमारे विभाग का जो अनुशासन है वो हमको ये परमिशन नहीं देता कि हम उनके पास जाके खड़े हों और उनसे बात करें। इससे पहले भी आपकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई? गृह मंत्री से हमारी 5 बार मुलाकात हो चुकी है इस साल में, 21 और 22 में। ध्यान नहीं दे रहे? इसमें भी हुई कई बार हमारी मदद नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आज तक नहीं मिली जिससे कि हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। दिल्ली में गेहूं निर्यातकों के साथ बैठक के बाद सीएम ने लिए अहम फैसले। मध्य प्रदेश में गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है, इससे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। सीएम प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए नियत को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी किसी से गेहूं खरीद सकता है। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया उपलब्ध है।
एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवाकर गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर लैब की सुविधाएं नियतकों को उपलब्ध कराई जाएगी। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के सरवती गेहूं को तो गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। एमपी वीट के नाम से हर जगह मध्य प्रदेश के गेहूं की साख है और कई कंपनियां अपना आटा बना के भी बेचती है, तो एमपी वीट के नाम से बेचती है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। कई बार गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था कि इतना गेहूं कहां ले जाएं, लेकिन अब ये गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। हमारे संबंधित विभाग के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी बैठक में मौजूद थे। एक्सपोर्टर कंपनीज वर्चुअली हमसे सब जुड़ी हुई थी और जितनी समस्याएं आती थी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, एपिडा के चेयरमैन थे, पोर्ट से संबंधित अधिकारी थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, सब मौजूद थे। एक्सपोर्टर से बातचीत हुई और एक्सपोर्ट करने में क्या क्या समस्याएं आती है उस पर चर्चा करके हमने कुछ फैसले किए हैं। एक फैसला हमने ये किया है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे। प्रतिपूर्ति उसकी हम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, व्यापारियों को, उनको कर देंगे। हमने ये भी आश्वस्त किया है कि मंडी बोर्ड भोपाल में एपिडा का कार्यालय है और इसलिए मध्य प्रदेश के कृषि एक्सपोर्ट सेल के माध्यम से हमने एक्सपोर्ट का सेल भी बनाया हुआ, उसके माध्यम से निर्यातकों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से खरीद सकता है। वो चाहे मंडी से खरीदे, वो चाहे मंडी के बाहर खरीदे, किसान के घर खरीदे, किसान के खेत में जाके खरीदे। मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के माध्यम से क्रय करने की सुविधा उसके पास उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में मंडी में विक्रय होने वाले गेहूं की वैरायटी और ग्रेड का भी उल्लेख किया जाता है, इसलिए उसको पता है कि कौन सी वैरायटी है, किस ग्रेड का गेहूं है। हमने ये भी तय किया है कि वो मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन अनुज्ञा की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के माध्यम से एक्सपोर्टर स्वयं अपने किसी व्यापारी से, स्थानीय व्यापारी से पंजीयन करवा सकता है और आराम से मंडी से भी खरीद के लाइसेंस प्राप्त करके, क्रय करके वो एक्सपोर्ट कर सकता है। फसल के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंग लैब और एमआरआई टेस्ट की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। निर्यातक को प्रदेश की प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस को एक्सपोर्ट आधारित अधोसंरचना के लिए यदि जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो अस्थायी रूप से हम उसको भूमि और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने पर अगर उसको ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करनी पड़ी तो हम ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के लिए भी जो खर्चा आएगा उसकी प्रतिपूर्ति भी हम करेंगे। निर्धारित किस्म, ग्रेड और गुणवत्ता वाली फसल के भंडारण के लिए और प्रमाणीकरण के लिए प्रोफेशनल्स और प्रतिष्ठित एजेंसीज के साथ अनुबंध कर निर्यात के लिए अस्थायी व्यवस्था भी हम बनाएंगे। जितनी सुविधाएं चाहिए थी निर्यातकों ने हमने देने का प्रयास किया है। एक दिक्कत थी कि रेलवे की रैक मिलने में दिक्कत होती है, तो रेलवे बोर्ड ने आश्वस्त किया है कि रैक की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोर्ट पर रखने की जगह चाहिए
और किसी भी पोर्ट से वो निर्यात कर सके। वो फैसला भी तय हो गया कि एक पोर्ट नहीं, कहीं से भी वो निर्यात कर सकते हैं। इन फैसलों के कारण मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश से गेहूं का निर्यात तेजी से बढ़ेगा, जिसका फायदा किसानों को होगा। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बोल गीता के प्रसिद्ध श्लोक को मॉडिफाई कर पढ़ा गया है। कृष्णा के गीता श्लोक की पैरोडी कर पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा यदा यदा ही मोदिश्य मंदी भवति भारतः अभ्युमन्ता अंधभक्तः बेरोजगारी युगे युगे। 2 दिन से चल रहा है बुलडोजर एक नकलची बंदर इस मध्य प्रदेश में आके देखो, आपको दिखाना मेरी भाषा ऐसी रहती है कि आज शिवराज जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। क्या योगी जी का हमने बुलडोजर नहीं देखा? क्या हमारे यहाँ बाबूलाल गौर साहब थे, उनका बुलडोजर नहीं देखा? क्या 15 महीने की सरकार में असली काम कमलनाथ जी ने किया था? इंदौर में जमीन दोज कर दिया भू माफियाओं को, और जो बार डांस की संस्कृति कराते थे। लेकिन अब नकल करना है, लेकिन नकल से अकल आती नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर का सहारा सरकार चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार, अधिकारियों सुन लो, अपराधियों सुन लो, सरकार अब हमारे हिसाब से चलेगी। 15 साल किसके हिसाब से चल रही थी यार शिवराज काका, जरा बताना भाई। 15 साल किसके हिसाब से सरकार चल रही थी? अपराधियों के, भूमाफियाओं के, या वो अधिकारी जो आज तक तुम्हारी सुनते नहीं? शिवराज भाई आज भी नहीं सुनते। जाने कितने हजार घोषणाएं कर दी, पर अधिकारी इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। खुद ही कबूल कर रहे हैं कि अब चलेगी हमारे हिसाब से। उन्होंने कहा कि अब योगी साहब सफल हो गए बुलडोजर। उन्होंने कहा जमींदोज कर दूंगा तुम्हारे घर। कोर्ट भी इनके घर में ही खोल लें ना, अपन शिवराज के घर में ही कोर्ट खोल लें। नकल करने से अकल नहीं आती। देखिए बुलडोजर चलना चाहिए, नो डाउट। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किया, जो जमींदोज किए लोगों को, क्या कभी प्रोपोगंडा किया? क्या एक ऐसा व्यक्ति इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं, जिसका कोई विजन नहीं है। चिंतन शिविर लगाता है भाई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि जब सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार होता है तो सदन के अंदर भी और मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी नरोत्तम मिश्रा ने जब सवाल उठाया कि पाइपों एक और दूसरी ट्राली को लेकर, तब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? परिवहन विभाग, पंचायत विभाग और नगरीय निकाय अखबार में छपा था कि यह सब भ्रष्ट है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जब होता है तो सदन के अंदर भी और मंत्रिमंडल की मीटिंगों में भी नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया था पाइपों के घोटाले को लेकर। जब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? पाइप किसकी फैक्ट्री से आते हैं उन्होंने कहा था, जब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? ये सब सवाल मध्य प्रदेश में है। 2 विभाग, परिवहन विभाग पहले नंबर पे, पंचायत विभाग दूसरे नंबर पर। अखबार मीडिया की रिपोर्ट थी कि ये भ्रष्ट विभाग है, और तीसरे नंबर पर थे शायद नगरीय प्रशासन। तो ये सब बताते हैं कि आप भ्रष्ट हो। उन पर आपका बुलडोजर कब चलेगा शिवराज सिंह चौहान साहब? ये सवाल है। जैसा मैंने कहा 2000 करोड़ की मेट्रो में 8-15 दिन में बढ़ा दिया आपने। वो पैसा कहाँ है, किसके पास गया? ये कहाँ होगा? गरीबी की कलंक कथा, गरीबी की कलंक कथा मध्य प्रदेश की नरेंद्र मोदी ने कहा 2 साल, वो सुनो। वो ये है 48% परिवार के लोग आज गरीबी रेखा में रहते हैं। यानी लगभग 1,25,00,000 परिवार गरीबी रेखा में है। तो ये असली चेहरा है आपका 2 साल का शिवराज जी। इस पर उत्तर कौन देगा? बातें बड़ी बड़ी है। आप जैसा सज्जन वर्मा जी ने कहा कि आपने सिर्फ 2 साल की उपलब्धि में अपना पद बचाए रखा, यह है शिवराज की उपलब्धि। बाकी मध्य प्रदेश तो
दयनीय हालत में है। आप देखो, लंबी बातें हैं, वो चाहे राशन कार्ड और बीपीएल परिवार की बात हो, आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट की बात हो, या अन्य कई ऐसी जो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वे के आधार पर आती है उनकी बात हो। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर शिवराज सिंह चौहान श्वेत पत्र जारी करेंगे? ये मध्य प्रदेश की जनता मांग करती है। कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग, उनके साथ खड़ी होती है। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर शिवराज सिंह कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे? 2 साल बेमिसाल कि 2 साल बदहाल, ये पता चलेगा। नशीली शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी को 15 महीने में कहा। प्रवक्ता के मिश्रा ने बोला, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर हमला। कहा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अंतर्यामी हो चुके हैं, जबकि प्रदेश के बढ़ते अपराध पर उनकी नजर नहीं है। कांग्रेस में क्या हो रहा है उसका सब उनको पता रहता है। गृह मंत्री, आप अपने विभाग पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस की चिंता करना छोड़ दीजिए। लगता है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी इन दिनों बहुत फुर्सत में हैं और द कश्मीर फायर या फाइल्स कश्मीर में देखकर आने के बाद उन्हें और नई ऊर्जा मिली है। वे जिस विभाग के मंत्री हैं, 2 दिन पहले रायसेन में दंगा हुआ, वहां एक आदिवासी की मौत हुई है। कल देर रात इंदौर के समीप राऊ में और महू के बीच में एक भाजपा के नेता की हत्या हुई है। उसकी चिंता नहीं, सुबह सुबह उन पर वो विचार विमर्श नहीं करते हैं। कांग्रेस में क्या हुआ उन्हें उसकी चिंता है। वो अंतर्यामी हो चुके हैं कि अरुण यादव जी के सोनिया गांधी जी से क्या बात हुई, उन्हें मालूम है। ही वॉज देयर, वो वहीं पर थे। गृह मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने विभाग पर ध्यान दीजिए। आप शिवराज सिंह जी को तो हटा नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस में चप्पल उल्टी कर कर संघर्ष करवाने की बात कर रहे हैं, आप उसमें सफल नहीं होंगे। गृह मंत्री जी, हम अंग्रेजों से लड़े हैं और हमारी कांग्रेस को इतने लंबे समय तक जीवित रहने का कारण ही यह है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। आपके यहाँ जैसा अधिनायकवाद नहीं है। आप जाकर चुपचाप अमित शाह जी से शिवराज सिंह जी के खिलाफ बात करते हैं, हिम्मत से उनके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने क्यों नहीं बोलते हैं? इतना लोकतंत्र तो आप लेकर आइए ना। यदि आप कांग्रेस पर निगाह रख रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे। आप बिना वजह सुबह सुबह अच्छे बढ़िया कपड़े पहनते हैं, खूबसूरती के साथ निकलते हैं, क्यों समय जाया कर रहे हैं अपना? मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग कार्यशाला का 2 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में शिव कुमार चौबे, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग थे। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत है, वहाँ पर साधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है, बजट की भी कमी है। तो इस आयोग को आने वाले समय में जो प्रमुख जो मांग है, सुझाव है, इस आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत दिया जाए, ताकि मुख्यमंत्री के सीधे संज्ञान में रहते हुए ये आयोग सामान्य जन के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर लागू करें। सर, परिचय दे दीजिए। पंडित योगेश मोहन, पूर्व राज्य दर्जा, मध्य प्रदेश सरकार। नाट्य महोत्सव का समापन है। अखिल भारतीय संस्कृत नाट्य महोत्सव की स्थिति आज समापन। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारी पूर्वजों को हमें उनके ज्ञान के स्तर पर, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने जीवन में अपनाया था, उसका स्वरूप। और चाहे शरीर हो चाहे मन, दोनों जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं तब तक उस व्यक्ति की तरक्की ना हो। तो उसका पूरा समावेश इन कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तक सही दृष्टिकोण से जाए। सर, आप मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं और आपसे निवेदन है कि संस्कृति मतलब कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और अंग्रेजी को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसके लिए संस्कृत के लिए नर्सरी से लेके इसको क्या प्रारंभ करने चाहिए? देखिए, 2 बातें बहुत ही साफ शब्दों में मध्य प्रदेश सरकार की। पहला, इंजीनियरिंग और पहला मेडिकल कॉलेज भी हम मध्य प्रदेश में हिंदी में या लोकल भाषा में शुरू। उसके बाद इसी का नंबर है, स्कूल तो बहुत खुले हैं, अभी हम संस्कृत को महत्व दिया है। अभी 3rd लैंग्वेज के टीचर्स भी
हर स्कूल में जहाँ जो भी थर्ड लैंग्वेज मांगी जाएगी उसके हम शिक्षक दे रहे हैं। सर नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम डॉक्टर सुज्ञान कुमार महंती, मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ साहित्य विभाग के, एवं एक नाट्य का निर्देशक भी हूँ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं अभी 3 दिनों से अखिल भारतीय संस्कृत नाट्य महोत्सव चल रहा था। भारत के आज़ादी की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, और इस अवसर पर भारत के विभिन्न प्रांतों से 11 संस्कृत नाटकों का प्रदर्शन हुआ है। और इस मौके पर आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ पर एक समालोचनात्मक ग्रंथ है जो कि रिसेंशंस ऑफ नाट्यशास्त्र, जिसके ऊपर हिमाचल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। वहाँ पर भारत के विभिन्न प्रांतों से विद्वान पहुँचे थे और वहाँ राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन हुआ था। और वहाँ जो प्रस्तुत पत्र हैं उन पत्रों का प्रकाशन इस पुस्तक में हुआ है। पुस्तक का नाम है द रिसेंशंस ऑफ नाट्यशास्त्र। इस पुस्तक का आज विमोचन भी हो रहा। इस पुस्तक का विमोचन आज होने जा रहा है। माननीय कुलपति महोदय श्री श्रीनिवास बरखेड़ी जी एवं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी एवं अन्य विद्वान विदुषी एवं अतिथियों के सामने यह कार्यक्रम रखा गया है। कहने की संस्कृति अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है संस्कृत। इसीलिए हमारा यह प्रयास जो है संस्कृत को एक जनभाषा के रूप में प्रस्तुत करना है, लोगों तक पहुंचाना है संस्कृत को। संस्कृत भाषा कोई मृत भाषा नहीं है। हमारे भारत के सभी भाषा में उसके शब्द पाए जाते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसमें से कुछ शब्द हटा दीजिए या कुछ विसर्ग बिंदु लगा दीजिए, संस्कृत हो जाता है। संस्कृत के प्रति जो भय उत्पन्न किया गया है वो भय नहीं है। संस्कृत हमारे आत्मा में है। प्रत्येक भारतीय भाषा में संस्कृत के 60 से 90% शब्द है, चाहे उड़िया हो, हिंदी हो, गुजराती हो या मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सभी भाषाओं में संस्कृत है। और यहाँ पर जो नाटकों की प्रस्तुति हुई है इतने सरल और लौकिक भाषा में ये लिखे गए हैं कि कोई भी आम व्यक्ति, आम आदमी इसको समझ सके। सागर शहर में किए जा रहे सीवर लाइन के काम के चलते लगातार रोडों की खराब होती हालात और इसके कारण ट्रैफिक की बढ़ती परेशानियों के चलते सागर विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा परकोटा स्थित रोड का जायजा लिया गया। सीवर लाइन के काम के चलते लगातार रोडों की खराब होती हालात और इसके कारण ट्रैफिक की बढ़ती परेशानियों के चलते सागर विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा परकोटा स्थित रोड का जायजा भी लिया गया। विधायक जैन ने बताया कि सीवर लाइन के काम के तहत रोड में लाइन डालने के बाद कंपनी द्वारा उचित रेस्टोरेशन का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन यह प्रयास असफल सिद्ध हुआ क्योंकि सागर शहर यानी आबादी वाला शहर है। दिन के किसी भी समय यहाँ गाड़ियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। इस कारण इन रास्तों पर सीवर लाइन डालने जैसे कार्य रात के समय में किए जाते हैं, जिस कारण रेस्टोरेशन के लिए समय की कमी होती है। सीवर लाइन वालों ने जो है यहाँ पे जो सीवर लाइन डाली है वो लाइन डालने के पश्चात इन्हें रेस्टोरेशन तो किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो सफल नहीं हो पाया है। नाम मात्र का किया हुआ। सुनिए तो, आप जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हुआ है सामने, लेकिन समस्या ये है कि ट्रैफिक हम रोक नहीं पा रहे हैं। और कोई भी सीमेंट, हालांकि ये जो सबसे तेज़ी के साथ जो जमने वाली सीमेंट है वही उपयोग किए इनने, उसके बावजूद भी ये काम ख़त्म करते हैं कि ऊपर से ट्रैफिक शुरू हो जाता है। उसके चलते ये जितना भी काम कर रहे हैं वो सब उखड़ गया है। लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसमें हमें 8 से 10 घंटे इनके रेस्टोरेशन के पश्चात मिल जाएं, ताकि इसका जो सेटिंग पीरियड है वो प्रॉपर सेट हो जाए, तो ये काम ठीक हो सकता है। इसके लिए मैंने आज इनको बुलाया है और हम DSP ट्रैफिक से वो अन्य लोगों से बातचीत करके और ये सुनिश्चित करेंगे 1 आध दिन के अंदर
कि इसका रिस्टोरेशन हो और रिस्टोरेशन के तत्पश्चात जो है 6 से 8 घंटे का ट्रैफिक हमें कहीं से डाइवर्ट करना पड़े तो करके और इसको जमने का समय देंगे तो इस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। इसके पश्चात अभी पानी की लाइन भी टाटा वालों को डालनी है। वो डालने के बाद जो है फिर हम इस रोड के निर्माण का कार्य शुरू करेंगे तो फिर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मतलब शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में जिन्हें बड़ी बाजार भी आता है वहाँ की रोडों की हालत भी ऐसी है तो मतलब आपको हम बता दें कि ये रोड का निर्माण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी सीवर लाइन वालों ने अपना काम पूर्ण नहीं किया और उसके पश्चात टाटा वालों को जो ड्रिंकिंग वाटर लाइन डालनी है वो काम अभी बाकी है। समस्या वही आती है कि उस पर सबसे व्यस्ततम सड़क पे हालांकि ये रात को काम करते हैं तो रात को काम करने के पश्चात इनको रिस्टोरेशन का समय नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ी सी हम व्यवस्था आज कुछ जमाने वाले हैं ताकि टाटा वालों का भी काम हो जाए और अपने गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लेके मोती नगर चौराहे तक ये रोड का पूरा निर्माण कार्य जो है हम इसको करने वाले हैं और अच्छी सड़क हम बना के सागर वाले को देंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।